हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक साइंस। आपका बहुत ही परेशान करने वाला टॉपिक, उसको मैं आज आपको अपने नोट्स के द्वारा, जिन नोट्सों से मैंने पढ़ा था उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे ध्यान से सुनिए और बाकी का आप पढ़ेंगे। और हम इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। हर चैप्टर को करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसका पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, वे क्वांटिटी जिनको एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिनको भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी आप अपनी लंबाई को डिनोट करेंगे तो आप उसको 5 मीटर डिनोट करेंगे। लंबाई क्या मतलब 5 मीटर, 5 लंबाई है आपकी। जैसे कि मास हो गया 5 kg, 6 kg हो गया। उसके बाद टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तापमान कितना है 15 डिग्री। तो इसके लिए क्या है, एक संख्या की ज़रूरत पड़ेगी आप इसको व्यक्त करने के लिए। आप दूसरी ओर देखा जाए, आप बोलेंगे कि मैं आज खुश हूँ, कितना खुश हूँ, तो आप उसको संख्या में नहीं डिनोट कर सकते। या आप बोलेंगे कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो कितनी सुंदर है आप उसको संख्या में नहीं डिनोट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वह भौतिक राशि नहीं है, वह फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो इसके लिए जिस किसी एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके उसको कहते हैं भौतिक राशि। उसके एग्जाम्पल मास, फोर्स, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एनीथिंग, जो भी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको मूल राशि कहते हैं, और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है? वह राशि जैसे बिना किसी दूसरी राशि की सहायता के स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सके। मतलब वह इंडिपेंडेंट होती हैं अपने आप की, वह किसी पर निर्भर नहीं रहती हैं। उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनको व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी किसी राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए आप स्पीड की बात करने वाले हैं, तो स्पीड को आप कैसे बोलेंगे? दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस बट्टे टाइम बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस पे निर्भर है और टाइम पे भी निर्भर है। तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई डेराइव्ड राशि। डेराइव्ड राशि वह राशि होती हैं जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। लेकिन फंडामेंटल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो केवल अपने आप पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि आप समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, वह स्वयं में आप इंडिपेंडेंट है। इसी हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी दोस्तों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। वह क्या होती हैं? देखिए, एक होती है हमारी लेंथ, लंबाई, जिसको मास द्रव्यमान बोलते हैं। समय होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होती है। टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। ये 7 होती हैं, ये हमारी होती हैं 7 मूल राशि। इनको हमें ड्राइव करना है तो हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, या खुद अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो दोस्तों, जो इन फंडामेंटल मूल राशियों को, जो जिन मात्रांकों के द्वारा हम डिनोट करते हैं, जिन यूनिट्स के द्वारा हम इन मूल राशियों को डिनोट करते हैं, वह जो होते हैं वो होते हैं मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स। मैं यहीं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो ड्राइव्ड करने के लिए यूनिट दिए जाते हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अब लंबाई का यूनिट है मीटर, तो मीटर है फंडामेंटल यूनिट। जैसे ही द्रव्यमान, फंडामेंटल यूनिट भी साथ रहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज भी साथ हैं, इसीलिए फंडामेंटल यूनिट्स भी साथ ही हैं। तो ये इसके सब मात्रक हैं और इनके ये सिंबल दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। डेराइव्ड क्वांटिटीज वह राशि होती हैं जिनको वो करने के लिए, जिन निर्भर करती हैं, जिनकी दूसरे की सहायता से उनको व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैंने इसका बताया। उसके बाद आप फोर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, इसका फॉर्मूला है। तो फोर्स बल, द्रव्यमान और एक्सीलरेशन दोनों पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए यह कौन सा हुआ? व्युत्पन्न राशि होगी। और यह इसी प्रकार से और काफ़ी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये थी डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब बात करते हैं दोस्तों, डेराइव्ड क्वांटिटीज भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश, जो आप पढ़े होंगे, स्केलर एंड वेक्टर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सदिश की, वेक्टर क्वांटिटी की, जिसमें क्या है, इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस इसको डायरेक्शन, दोनों की ज़रूरत होती है इसको व्यक्त करने के लिए। और इसका जो लॉ ऑफ, ये एक आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, वेक्टर जो होती है सदिश राशि, वह लॉ ऑफ वेक्टर एडिशनल लॉ को फॉलो करती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशनल को फॉलो करती है सदिश राशि या वेक्टर राशि। जैसे कि इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है। मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए,
डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए, वह क्या है, एक सदिश राशि है। उसके साथ साथ वेग हो गया, वेग के लिए आपको दिशा की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद में बल आप जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के लिए इलेक्ट्रिक करंट आपको डायरेक्शन के साथ देना होगा। तो इनके लिए जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। और दूसरी जिसके लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उसको बोलते हैं अदिश राशि। देखिए इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाल, चाल मतलब समय हो गया, समय परिमाण आपको देना है वक्त 5 सेकंड। अब आप डायरेक्शन नहीं देंगे 5 सेकंड नॉर्थ ईस्ट ये सब डायरेक्शन आपको नहीं देना है। क्षेत्रफल एरिया हो गया 5 मीटर स्क्वायर, मतलब आपको इसमें केवल परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड देना है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वह होती है अदिश। और दूसरा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ सदिश अदिश का, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करती है। देखिए मान लीजिए अभी मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर की स्केलर क्वांटिटीज़ की। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि गीता 4 मीटर ईस्ट में गई, ये सेंटर है, यहाँ से 4 मीटर ईस्ट में गीता को गई, उसके बाद में 3 मीटर और वह ईस्ट में गई, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अभी वह कितना हुआ, वह हुआ 7 मीटर। अभी नॉर्मल अब इसी को यही यूनिट रहेंगी, गीता 4 मीटर ईस्ट में गई, उसके बाद में वह ईस्ट से 3 मीटर नॉर्थ में गई, तो अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वह चेंज हो जाएगा, वह 4 और 3 का ये करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब 5 मीटर, सेम यूनिट्स सेम मैग्नीट्यूड होने के बाद भी हमारा जो परिणाम है वो चेंज हो गया, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटीज़ का एक एग्जांपल था। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट मात्रक को मापने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। 5 kg, kg का मतलब आप द्रव्यमान को माप रहे हैं, आप 5 सेकंड कर रहे हैं तो आप मतलब कि समय को माप रहे हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है, उसी को मात्रक कहते हैं। उसमें 5 kg है तो यह तो आपका हो गया परिमाण या मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका यूनिट। अब इसमें भी फंडामेंटल यूनिट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आगे देखिए एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये जो मैं बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वह फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो यही फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। और दूसरे जो होते हैं डराइव्ड यूनिट, डराइव्ड क्वांटिटीज़ को जो यूनिट जिनका मात्रक होते हैं डराइव्ड क्वांटिटीज़ के, वो डराइव्ड यूनिट होते हैं। और तीसरा और एक होते हैं यूनिट जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं हम, वो एक प्लेन एंगल होता है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, एक सॉलिड एंगल होता है जिसकी यूनिट स्टारडियन होती है, यह आपको याद रखना है। तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इससे में से पूछ लिया जाता है कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, उसकी रेडियन होगी, सॉलिड एंगल की स्टारडियन होगी, तो ये आपको याद रखना है, यूनिट्स हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ मापन पद्धति हम अपने यूज में लेते हैं जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए भौतिक राशि 4 प्रकार की मुख्यतः हम यूज करते हैं, 4 प्रकार की पद्धति ही प्रचलित हैं। सबसे पहले होती है वह होती है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसमें क्या है, देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। और इसको दोस्तों फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, आपको यह ज़रूर याद रखना है। CGS यूनिट को ही हम फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं MKS, दूसरी जो पद्धति होती है वह होती है MKS पद्धति। MKS में मीटर में लंबाई को लेते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, समय को सेकंड में लेते हैं, MKS पद्धति कहते हैं। उसके बाद में एक होती है FPS पद्धति। इसमें क्या है, लंबाई को फुट में लेते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में लेते हैं, समय को सेकंड में लेते हैं। और दोस्तों जो FPS जो पद्धति है वह ब्रिटिश पद्धति भी उसको कहते हैं। और उसके बाद लास्ट होती है चौथी पद्धति, उसको बोलते हैं SI यूनिट, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी बोला गया है। 1971 में एक पेरिस में बैठक हुई थी, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जिसमें वैज्ञानिक थे बहुत सारे, पेरिस में एक सहमति बनी थी एक कॉमन पद्धति बनाई जाए, क्योंकि ब्रिटेन में कुछ अलग पद्धति थी, फ्रांस में कुछ अलग थी, तो इंटरनेशनल जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो उसके लिए एक पद्धति बनाई गई थी जिसको SI यूनिट या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। तो आजकल इसी का यूज किया जाता है, ज़्यादातर आपको इसी में देखनी पड़ेंगी।
और इसी का वर्ल्ड वाइड यूज ज़्यादा होता है। अब देखिए कुछ मात्रक होते हैं लंबाई के या द्रव्यमान के, उनको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही आपसे कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन बहुत पूछा जाता है और आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी इसका यूज हम करने वाले हैं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो होता है वह 1/100 मीटर के बराबर होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको वहाँ ले जाके -2 कर दिया जाता है। इसी प्रकार 1 mm 10⁻³ mm, एक माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसके बाद में 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻9 मीटर। अब इसको आप नैनोमीटर को याद करने की ट्रिक है, नैनो मतलब 9, तो 10⁻⁹ मीटर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो भी मुझे बीच में ट्रिक दिखती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद में एंगस्ट्राम होता है, 10⁻10 होता है इसका। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 होता है। देखिए एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अब इसमें क्या है, फर्मी मतलब 15 से याद रखिए, 15 मतलब 15, तो 10⁻⁻15 आप इससे याद रख सकते हैं। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, मतलब 1000 मीटर हो गया ये। उसके बाद में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, खगोलीय मात्रक, जिसकी जो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। उसके बाद में प्रकाश वर्ष होता है, उसमें क्या है देखिए दोस्तों, ये 9.467 × 10⁻15 mm। ये दरअसल क्या है, एक प्रकाश वर्ष एक साल में लाइट के द्वारा चली गई दूरी होती है। वह दरअसल टोटल माना जाए तो इतनी बैठती है अगर उसको कैलकुलेशन किया जाए। उसके बाद में पारसेक होती है, एक दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है ये, 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये एक पारसेक का मान होता है। उसके बाद में द्रव्यमान का भी देख लेते हैं। 1 मिलीग्राम में 10⁻6 kg होता है, ग्राम में 10⁻3 हो गया है। उसको आप 1 ग्राम बराबर के 1/1000 ऊपर लाएंगे तो -3, इस प्रकार से हमने इसको लिखा है। 1 क्विंटल में 100 kg होता है, 1 मैट्रिक टन में 1000 kg होता है। और दोस्तों देखिए परमाणु और अणुओं की बहुत ही छोटा उनकी द्रव्यमान होता है, उसको नापने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का यूज करते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी उसको हिंदी में कहते हैं, उसका यूज परमाणु और अणुओं की माप के लिए किया जाता है। अब समय की कुछ दूरी वो हैं मात्रक, उनको भी देख लेते हैं। 1 मिली सेकेंड होता है, उसमें 10⁻³ होता है। माइक्रो सेकेंड, देखिए माइक्रो जिसके आगे लग गया माइक्रो, उसमें आप मान के चलिए -6। देखिए आपने माइक्रो सेकेंड में 10⁻6 था, इधर देखिए इधर भी माइक्रो था, ये रहा माइक्रो था तो 10⁻6 था, तो आपको इसमें याद रख लेना है दोनों में। नैनो, देखिए मैंने नैनो आपको बताया था, नैनो मतलब 9 से आपको लग रहा है तो 10⁻9 सेकेंड। पीको याद रखना है, 12 होता है पीको, 1 पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। और उसके बाद में बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये तो आप सब जानते हैं। खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है दोस्तों, आपको इसके बारे में बता दूं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशन की। ये बेमाएँ जिसको आप बोलते हैं, राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्राओं पर चढ़ाते हैं। जैसे कि घनत्व होता है, जो राशि होती है हमारी घनत्व होती है, इसकी राशि मास इंटू वॉल्यूम इसका फार्मूला होता है। मास को हम m से डिनोट करते हैं और लेंथ को l से करते हैं और समय को t से करते हैं, आपको यह याद रखना है। तो वॉल्यूम मतलब लेंथ l इंटू l होता है, तो l 3 हो जाता है, उस हिसाब से डायमेंशन बनाया जाता है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, क्षेत्रफल की जो आपको दिया है इसको एरिया बोलेंगे आप हिंदी में। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो l है ही, चौड़ाई भी l ही होती है। चौड़ाई मतलब लंबाई में ही हम नापते हैं, मीटर में नापते हैं तो मीटर लंबाई हो गई, तो उसका जो विमा हो जाएगी वो l² जो आप देख पा रहे हैं। जैसे ही वॉल्यूम की आप देख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू मोटाई जो होती है, हाइट जिसको आप बोलते हैं ब्रेड्थ बोलेंगे, इसको करेंगे तो l³ आ जाएगी। और ये डायमेंशन फार्मूला होते हैं वो हमेशा आपको ब्रैकेट में ज़रूर लिखने हैं इस हिसाब से, नहीं तो गलत हो जाएगा। और इसके लिए आप अगर रटने की बजाय अगर आप इनके फार्मूला याद करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। वेलोसिटी या चाल का फार्मूला आप जानते हैं, विस्थापन बट्टे समय या दूरी बट्टे समय। तो दूरी मतलब l, समय मतलब t, तो इसको करेंगे LT-1 हो जाएगा। उसी हिसाब से एक्सीलरेशन हो गया, वेग परिवर्तन। अभी हम वेग का निकाल चुके हैं, वेग का आप
LT-1 था, उसके बाद समय एक और समय आ गया, इधर इसको लेके जाएंगे तो LT-2 हो जाएगा। वही इधर लिखा हुआ है देखिए। तो आपको ये सब निकालने आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आज ही आपको टास्क दिया जा रहा है, आप सारे फार्मूला याद करेंगे। जहाँ भी आप पढ़ते हैं फार्मूला आप अपने लिख लीजिए। उसी हिसाब से देखिए कार्य की बल गुणा विस्थापन दिया गया है, उसको करेंगे तो MLT-2 हो जाएगा। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण जिसको बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब m हो गया, त्वरण मतलब LT-2 हो गया, तो उसको कर देंगे तो MLT-2 हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से ये सारी डायमेंशन आपको याद रखनी है, सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों यूनिट का चैप्टर इतना ही था। आगे हम अगली वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में मैं अपने नोट्स आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।